तो आपसे पूछा जाता है कि भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर जुड़ा हुआ तो रिएक्टिविटी क्यों बढ़ रही है? कि जिस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा था ना, जैसे ही हेलोजन हटेगा वहां कार्बोकेटाइन बनेगा, और उस कार्बोकेटाइन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और अब जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल है वो फास्ट क्विक अटैक करेगा। बोलो समझ आया? चलो तो बेटा आगे बढ़ते हैं। देखो अपन लोग केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन्स की बात कर रहे हैं। अब देखो केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन में आप कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ते हो, एक बार वो मैं फिर से ओवरव्यू दे रहा हूं एक बार, है ना। तो देखो अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन्स, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन्स। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन्स में हम कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ते हैं बेटा, उनको देखते हैं। सबसे पहली रिएक्शन आपने पढ़ी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सबसे पहली रिएक्शन पढ़ी बेटा आपने। अच्छा बताओ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप क्या क्या पढ़ चुके हो? क्या क्या पढ़ चुके हो? एक तो पढ़ चुके हो हेलोजिनेशन, और क्या पढ़ चुके हो? नाइट्रेशन। एक क्या पढ़ चुके हो? सल्फोनेशन। और एक क्या पढ़ चुके हो? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये चार रिएक्शन आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ चुके हो। और ये बात याद रखना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड। तो एराइल हैलाइड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड आप क्या कौन सी रिएक्शन पढ़ते हो? सेकंड आप लोग पढ़ते हो बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो सुनो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड की। ध्यान से सुनो, किसी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड की, जबकि इलेक्ट्रोफिलिक किसकी है? एराइल हैलाइड की। लेकिन कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस पे, इन सम एक्सट्रीम कंडीशंस एराइल हैलाइड gives न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एनएसआर। क्या बोलते हैं बेटा? एनएसआर। तो कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस पर ही एराइल हैलाइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, अदरवाइज एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। क्यों नहीं देते उसके रीजन अभी बताऊंगा, है ना। थर्ड आप जो पढ़ते हो वो पढ़ते हो बेटा रिएक्शन विद मेटल्स। थर्ड जो पढ़ते हो वो पढ़ते हो आप रिएक्शन विद मेटल्स। और जो रिएक्शन विद मेटल्स पढ़ते हो उसमें क्या क्या पढ़ते हो? एक तो पढ़ते हो फिटिक रिएक्शन, है ना, फिटिक, FITTIG, फिटिक रिएक्शन। और कौन सी रिएक्शन पढ़ते हो बेटा? वुड्स, हाँ वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो एक तो फिटिक रिएक्शन पढ़ते हो, दूसरी कौन सी पढ़ते हो? वुड्स फिटिक रिएक्शन पढ़ते हो। इन दो तरह की रिएक्शंस को आप यहाँ पे पढ़ोगे, जिसमें से आप पहला पार्ट खत्म कर चुके हो। नाउ अब स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर किसके बारे में? सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक, देखो लाइट तो नहीं आ रही, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर से वही पॉइंट, एराइल हैलाइड गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एक्सट्रीम कंडीशंस, है ना। तो एराइल हैलाइड का मतलब क्या है? बेंजीन रिंग से हैलोजन जुड़ा है, वो एराइल हैलाइड है, याद रखना, है ना। एराइल हैलाइड गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एक्सट्रीम कंडीशंस ड्यू टू, क्यों देते हैं बेटा? ड्यू टू, अब तीन रीजन है।
जो बोर्ड में ही पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिशन में ही पूछे जाता है। सबसे पहला रीजन क्या है? रेजोनेंस इफेक्ट। तो फर्स्ट वन इज ए, रेजोनेंस इफेक्ट। देखो जैसे ही हम रेजोनेंस इफेक्ट की बात करते हैं, तो अब मैंने आपको रेजोनेंस बताया हुआ है, लेकिन मैं फिर से बता देता हूं। देखो यहाँ पे हेलोजन लगा लो, क्लोरीन एराइल हैलाइड है ना। अब क्लोरीन के पास कौन है बेटा? लोन पेयर। तो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसकी वजह से एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जो होगा रेजोनेंस हाइब्रिड, जो होगा, देखो रेजोनेंस में पढ़ाया हुआ है भैया, तो इसको बार बार नहीं बताऊंगा ना, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था। और Cl और ये रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसे ही बनेगा। जरा बताओ, बना के बताऊं क्या पूरा? अगर जरूरत है तो बना के बता देता हूँ, बोलो। और जरूरत नहीं है, अगर समझ जाओगे तो ठीक है, समझ जाओगे पक्का? पक्का। अब देखो ध्यान से, यहां पर क्या है? ये देखो पार्शियल डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड है। यहां पे क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड है। जबकि अगर हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं, जैसे मैंने बोला CH3Cl, तो ये क्या है? सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड क्या होगा? इजिली ब्रेक, इजिली ब्रेक। लेकिन क्या पार्शियल डबल बॉन्ड आसानी से टूटेगा? नहीं। तो पार्शियल डबल बॉन्ड नॉट इजिली ब्रेक, और आसानी से ना टूटने की वजह से नॉट गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो लिखना चाहे तो हम यहां लिख सकते हैं एराइल, इन एराइल हैलाइड, इन एराइल हैलाइड एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग, एरोमेटिक रिंग या फिर बेंजीन रिंग attached attached to the halogen, to the halogen atom by partial double bond, due to which bond between halogen and aromatic ring not easily break, आसानी से डबल बॉन्ड नहीं टूटेगा। ठीक है, बोलो पहला रीजन पता चला? पहला रीजन पता चला क्यों एराइल हैलाइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते, ये पूछा जाता है भाई, है ना। दूसरा रीजन देखो बी, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CX बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CX लिख देते हैं। अब ध्यान से देखो, आपके पास है एराइल हैलाइड, कौन है? एराइल हैलाइड, Cl ही जोड़ देते हैं। एक है एल्काइल हैलाइड, CH3 CH2 Cl। अब इस कार्बन की जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, उस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन क्या है? यहां पर क्या है? sp3 है। याद है हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम क्या करते थे? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने? एक और एक दो, और दो हाइड्रोजन ने भी बनाए, तो दो और दो चार, चार का मतलब एक एस और तीन। यहाँ सिग्मा बॉन्ड कौन कौन से? सिग्मा, सिग्मा और सिग्मा, तीन। ये तो पाई बॉन्ड है, तो कितने? तीन। तीन है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। ये कैसा कार्बन है? sp2 कार्बन है। जबकि ये कैसा कार्बन है? sp3 कार्बन है। अगर sp2 कार्बन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 कार्बन कितनी है? 2.75। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp3 कार्बन कितनी होती है बेटा? 2.5। तो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन ऑफ एरोमेटिक रिंग, it attracts the halogen atom more tightly, it holds the halogen atom more tightly, है ना। so halogen not easily removed। तो हम क्या लिख सकते हैं? ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 कार्बन ऑफ
aromatic ring, it holds the halogen atom more tightly, due to which halogen atom not easily remove, जिसकी वजह से हाइड्रोजन एटम आसानी से नहीं निकल पाता है। बोलो समझ आया? दो रीजन हो गए। तीसरा रीजन सुनो, तीन रीजन है बेटा इसके, तीनों रीजन पता होना चाहिए। थर्ड रीजन इज सी, अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। अगर आपके पास एक हेलोजन है एरोमेटिक रिंग पर, और अगर आपने हेलोजन को रिमूव कर भी दिया तो आपको मिलता है इंटरमीडिएट फिनाइल कैटायन। इंटरमीडिएट, हाँ ये पूछे जाते हैं फिनाइल कैटायन। और इंटरमीडिएट फिनाइल कैटायन क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। और इसके हाईली अनस्टेबल होने की वजह से ये फॉर्म्ड नहीं होगा। एक बात बताओ, हम क्या बोलते हैं, हमारा कोई भी कंपाउंड जो है उसकी रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? उसके इंटरमीडिएट पर, चाहे वो कार्बोकैटायन हो, कार्बेनायन हो, कार्बन फ्री रेडिकल हो, है ना। लेकिन यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बन रहा है ये हाईली अनस्टेबल है, और हाईली अनस्टेबल है तो क्या आपका जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करेगा, उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बोले ये बात समझ आ रही है? अच्छा एक चीज और सुनो, कभी भी एरोमेटिक रिंग के ऊपर चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे नेगेटिव चार्ज हो, चाहे फ्री रेडिकल हो, तीनों में से कुछ भी हो वो सबसे अनस्टेबल रहेगी। क्यों? क्यों? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही। रेजोनेंस में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यानी सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव या फ्री रेडिकल का कोई रोल नहीं होगा। बोलो समझ आया? चलो एक बार इसको नोट करो, फिर आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को जोड़ने से रिएक्टिविटी कैसे बढ़ती है ना। करो बेटा एक बार नोट। अब देखो रिएक्शन की बात करते हैं कि कैसे एराइल हैलाइड जो है बेटा देता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो इसी में लिखो रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड, है ना। तो देखो, या फिर मैं लिखता हूं, रुक जाओ मैं लिखूंगा, है ना, तुम लोग इसको मिटा दूं मैं जरा। देखो हम बात कर रहे हैं रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन ग्रुप बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, replacement of halogen group by hydroxyl मतलब OH ग्रुप, यानी हेलोजन ग्रुप को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं किससे बेटा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस कर रहे हैं। तो देखो जैसे ही हम रिप्लेस करेंगे, यानी फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं आपका एराइल हैलाइड, देखो Cl, अब मेरे को इसको रिप्लेस करना है NaOH से, NaOH से। तो देखो NaOH कैसे टूटेगा? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, और रिंग पे भी क्या टूटेगा? Cl नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव यहाँ चला जाएगा और Cl किसके पास चला जाएगा? Na के पास। होना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में ऐसा नहीं होता है। क्यों? मैंने क्या बोला? एक्सट्रीम कंडीशंस चाहिए। दैट मींस हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा हेलोजन और एरोमेटिक कंपाउंड के बॉन्ड को तोड़ने के लिए। और टेम्परेचर कितना होगा? 623 केल्विन, और टेम्परेचर के साथ साथ बेटा 300 एटमॉस्फेयर हाई प्रेशर भी देना पड़ेगा। और H पॉजिटिव आयन तो आप दोगे ही दोगे, है ना, क्योंकि एसिडिक मीडियम में काम होगा। बोलो क्लियर है? अब जाकर के देखो इतनी एक्सट्रीम कंडीशन पर जाकर के हेलोजन हटेगा और OH ग्रुप जुड़ेगा। दैट मीन्स देखो है ना एक्सट्रीम कंडीशन, नॉर्मली नहीं हो रही ना। सेकंड देखो, देखो ये लाइट तो नहीं आ रही, नहीं, तो देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स
increases the reactivity of aryl halide. एराइल हैलाइड, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एराइल हैलाइड को। कैसे, देखो सेकंड यहां पर रखता हूं, देखो लाइट तो नहीं आ रही, आपके पास एक एराइल हैलाइड था, मैंने ले लिया Cl और मैंने बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिया NO2 जो सबसे कॉमन है ना, आपको एग्जाम में NO2 की जगह और कोई भी दे सकता है, ठीक है। अब फिर से मैंने NaOH लिया और सेकंड H पॉजिटिव लिया। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, है ना, छापने की पूरी उम्र पड़ी है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसका मतलब ये वाली पोजीशन जो है रिएक्टिविटी एराइल हैलाइड पे है ना, देखो यहाँ लाइट आ रही है, थोड़ी सी आ रही है, यहाँ तो पूरी आ रही है। चलो बता देता हूँ लिखने की जगह, आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जोड़ोगे, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑलवेज अटैच्ड टू ऑर्थो पैरा पोजीशन। कहां पे जुड़ेगा बेटा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, है ना, तभी रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। अदरवाइज अगर मेटा पे जोड़ दिया तो रिएक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि सुनो मेटा पोजीशन पर कोई रिजोनेंस इफेक्ट नहीं होता है, रिजोनेंस इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही होता है और इक्वल होता है, ठीक है। अब सुनो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ने की वजह से अब क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, जिससे Cl आसानी से निकलेगा और OH आसानी से जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से अब आप 443 केल्विन, देखो कितने का डिफरेंस आ गया, 623 से सीधे 443 केल्विन आ गया, और अब रिएक्शन इजीली हो जाएगी। रिएक्शन इजीली पूछा जाता है आपको, है ना, ये पता होना चाहिए। थर्ड देखो, अब की बार मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ऑर्थो के साथ साथ पैरा के साथ साथ, ऑर्थो है ना, ये पैरा पे तो पहले लगाया था, पैरा के साथ साथ ऑर्थो पे लगा रहा हूं, और फिर से NaOH और सेकंड H पॉजिटिव, दोनों टेम्परेचर कम होगा या बढ़ेगा, कम होगा, और अब हो जाता है 368 केल्विन। बेटा आप टेम्परेचर याद रखना, 368 केल्विन टेम्परेचर और कम देना पड़ा, एंड आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, Cl हटके, अच्छा यहाँ पे OH है भाई, मेरी गलती, OH और NO2 और NO2, है ना, NO2। एंड थर्ड कंडीशन, जब ऑर्थो पैरा सारी पोजीशंस पर NO2 यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, कौन सा ग्रुप जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब जैसे ही आप NaOH और सेकंड H पॉजिटिव को यूज करोगे तो आपको कोई टेम्परेचर देने की जरूरत ही नहीं है, हल्का सा इसको वार्म करो, हल्का सा इसको गर्म करो, और गर्म होते ही ये रिएक्टिव हो जाएगा, है ना, NO2 और NO2, है ना। आयु पैक करोगे तो 1 2 1 2 3 4 5 6, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, अरे बोलो हाँ या ना। और इसी का एक और नाम मैंने बताया था, पिक्रिक एसिड, याद है, पढ़ा था हमने नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल में, याद है। इसका क्या नाम होगा, 1 2 3 4 2,4 डाइनाइट्रो फिनॉल, डाइनाइट्रो फिनॉल। ये क्या होगा, पैरानाइट्रोफिनॉल, बोलो पता चल रहा है, या 4 नाइट्रो फिनॉल। देखो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ता जाएगा, उतना जहां पर हेलोजन जुड़ा है, हेलोजन के हटते ही वहां पर उतना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना OH नेगेटिव ज्यादा अटैक कर पाएगा, इसलिए रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो आपसे पूछा जाता है कि भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर जुड़ा हुआ तो रिएक्टिविटी क्यों बढ़ रही है, कि जिस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा था ना, जैसी हेलोजन हटेगा वहां कार्बोकैटायन बनेगा, और उस कार्बोकैटायन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और अब जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल है वो फास्ट क्विक अटैक करेगा। बोलो समझ आया, चलो
अब एक बार इसको नोट करो, देन फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। और बच्चों यहां पर हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो पढ़ लिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अपन पहले ही पढ़ चुके। थर्ड पढ़ रहे हैं रिएक्शन विथ मेटल्स। थर्ड क्या है? रिएक्शन विथ मेटल्स। और देखो रिएक्शन विथ मेटल्स से मैंने क्या बोला? दो रिएक्शन, एक फिटिक रिएक्शन और एक वुड्स फिटिक रिएक्शन। अब देखो फिटिक रिएक्शन सेम एज वुड्स रिएक्शन है, सिर्फ अंतर क्या है? ए फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन में आपको क्या करना है? फिटिक रिएक्शन में आप एल्काइल हैलाइड की जगह एराइल हैलाइड लेते हो। क्या लेते हो? एराइल हैलाइड। जैसे ही इसको सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करोगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ये सेम एज जैसे वुड्स रिएक्शन आपने देखी थी, थोड़ा अच्छे से सिमेट्रिकल बना लेते हैं। जैसे आपने वुड्स रिएक्शन पढ़ी थी ना, ड्राई ईथर को मैंने शॉर्ट में डीई लिख दिया, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो जैसे वुड्स रिएक्शन में 2NaCl निकलता था, ऐसी फिटिक रिएक्शन में भी क्या होगा? 2NaCl निकल जाएगा। और क्या होगा? दो एरोमेटिक कंपाउंड्स आपस में क्या हो जाएंगे? यानी दो रिंग आपस में क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। लेकिन देखो किस तरह से जुड़ रही है, इस तरह से जुड़ रही है। कई बार बच्चे दोनों कार्बनों को ही जोड़ देते हैं, यानी कई बार बच्चे ऐसे बनाए थे, ऐसे बना देते हैं, ठीक है, ऐसे बना देते हैं बच्चे। अब यार ऐसे कैसे बनेगा? अगर ऐसे बना दिए तो सेंटर वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड। क्या कार्बन कभी 6 बॉन्ड बनाता है? नहीं बनाता ना। तो स्ट्रक्चर को मतलब क्या करना है? बहुत सोच समझ के बनाना है। बोलो पता चला? इस कंपाउंड का क्या नाम है? बायफिनाइल। क्या नाम है? बायफिनाइल। बायफिनाइल। उसमें एनसीईआरटी में ना क्वेश्चन भी दिया हुआ है 6.11 में, बायफिनाइल का फॉर्मेशन करो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। तो वो एसईओ का बायफिनाइल। दूसरा क्या है? बी है वुड्स, वुड्स फिटिक रिएक्शन। दूसरा क्या है? वुड्स फिटिक। अब वुड्स फिटिक रिएक्शन में वुड्स किसको यूज करता था? एल्काइल हैलाइड को। फिटिक किसको यूज करता है? एराइल हैलाइड को। तो आप दोनों को यूज कर लो। जैसे आपने ले लिया सर CH3Cl, दिस इज एल्काइल हैलाइड, सोडियम की प्रेजेंस में 2Na, साथ में दे दिया Cl एरोमेटिक रिंग, और ये क्या है? एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड ले लिया। अब देखो यहां पे 2NaCl निकाल दो और क्या बन गया? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। इस कंपाउंड का नाम बता दो जल्दी से। हाँ, CH3 क्या बन गया? टॉलरेट। तो ये क्या है? वुड्स फिटिक रिएक्शन। बोलो क्लियर है? इसी के साथ आपकी केमिकल रिएक्शंस ऑफ एराइल हैलाइड होती है सब। आप नोट कर लो बच्चों एक बार।